हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं सीटेट 2021 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में हर एक शिफ्ट का यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस पेपर है सीटेट के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर हम डेट वाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो 16 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें पेपर 1 जो हुआ था उसमें जो 16 तारीख में जितने भी पेपर 1 में थे उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन यानी कि 1 से 90 तक जो क्वेश्चंस थे वो सबके लिए कॉमन ही थे। बाकी जो ऑप्शनल पेपर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज हमारा ये पहला पेपर है 16/12 का, और ये जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में उनके लिए रामबाण होने वाला है। तो ये सीटेट का वेबसाइट है, यहीं से हम लोग क्वेश्चंस को डाउनलोड किए हुए हैं। तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप आगे जारी रख सकते हैं अपना प्रिपरेशन। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि जब मैं पेपर जो लाऊंगा वो हिंदी में भी होगा और साथ साथ इंग्लिश में होगा। पेडागोजी का पेपर अगर आप हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में साथ साथ पढ़ेंगे तो 80% क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे उसके लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। और बाकी 20% के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे साथ कीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आप ऑलरेडी इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, और हम हर एक क्वेश्चन जो समझाने वाला होगा उसको डिटेल्स में समझाते हुए भी चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल। कोई एक आदमी में विकास के लिए निम्नलिखित 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, ठीक है। तो व्यक्ति के विकास यानी कोई एक व्यक्ति है, इसके विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, तो ये हम अपने आप को मान लेते हैं। अब हमारे में विकास के प्रति कौन सा सही है, तो विकास की प्रक्रिया एक दिशा में होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। तो हमारे अंदर विकास हर एक तरह का होता है, एक तरह का तो होता नहीं है। यह केवल अनुवांशिकता पर डिपेंड करता है, तो नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। खुद ही सोच के देखिए। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट डाइवर्सिटी होती है, इंग्लिश में डाइवर्सिटी होती है, हिंदी में सांस्कृतिक लिखा है तो इंग्लिश में देख लीजिए। डाइवर्सिटी का सेंस आप समझ रहे होंगे, मतलब चौतरफा विकास, हर एक तरह से सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम 4 भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमेशा जब भी आप आंसर दीजिए तो चारों को पढ़ा कीजिए। तो कह रहा है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर तीसरा सही है, तो आपको तीसरा आंसर इसका करना है। पहले का कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तीसरा आंसर। तो हर एक का हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करते चलेंगे। जो लोग को ये पढ़ा हुआ होगा तो वो थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा लेंगे, तो वो उससे जल्दी देख सकते हैं। अब दूसरे वाले क्वेश्चंस में क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन के बढ़ावा देता है। आप देखो, किसी को विवेचनात्मक चिंतन समझने में अगर दिक्कत होगा तो इंग्लिश में पढ़ के क्रिटिकल थिंकिंग से वो देख लेगा। तो जब तक हिंदी और इंग्लिश को आप मैच कीजिएगा तो इसका आंसर आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको किसी बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करना है, यानी कि उसमें सोचने की क्षमता को विकसित करना है। तो कह रहा है पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और वह क्यों। दूसरा कह रहा है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, ठीक है। उसको 10 राज्य का नाम बता देंगे तो वो सोचेगा, वो तो ऐसे भी कुछ नहीं सोचेगा। कह रहा है ये 2 से 10 तक पहाड़ा लिखवा देंगे तो उससे उसको सोचने का क्षमता उसमें तो नहीं ना होगा। हम सोच पाएंगे, कुछ नहीं सोच पाएंगे, बस हम रट लेंगे। दी गई कविता का यानी कि कविता हम वाचन करने के लिए कह देंगे, इससे भी उसमें सोचने की क्षमता विकसित नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसको कह देंगे कि वो तटीय इलाका में जो लोग रखते हैं वो पता करो कि वो क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, तब उसमें क्या होगा, वो सोचेगा, जाएगा, पता करेगा, उसके बारे में वो एनालिसिस करेगा, तो उसमें क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। तो जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट कोई भी चीज़ का आंसर समझ में आ जाएगा। पेडागोजी में 80% का तो आपको समझ ही में आ जाएगा। जो थ्योरी वगैरह होते हैं प्याजे वगैरह का तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का 1 नंबर हो जाएगा। अगर हम तीसरी की बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि स्टेज ऑफ थ्योरी एक्सप्लिट इम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, ठीक है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटी एम्फेसाइज यानी कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में किस नियम पे मतलब स्पष्ट रूप से जोरदार देता है। यानी कि ये एक मतलब आप थ्योरी जब पढ़ते होंगे तो उसमें एक रटने ही वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटी जो होता है एम्फेसाइज क्या करता है, तो विकास की ठीक है, अनिरंतरता को वो क्या करता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट को वो
ये बताता है। तो इसका आंसर तीसरा का दूसरा हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हमारा कभी कभी फंस जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फर्दर आगे अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें दोस्तों, तो फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, चिल्ड्रन इंगेजमेंट विच ऑफ द लर्निंग इन अ स्कूल इज इन्फ्लुएंस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि बच्चों का जो विकास है स्कूल में वो किस चीज़ से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से द्वारा विद्यार्थियों और बच्चों के अधिगम यानी कि लर्निंग और जुड़ाव को प्रभावित करता है, किसमें बच्चा ज़्यादा जुड़ते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, पारिवारिक सामाजिकरण से होते हैं, समकक्षीय संबंधों से होते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों से होते हैं और बच्चों का आत्मसम्मान। तो ये सारा जो कह रहा है सारे में जो होगा बच्चों का लर्निंग में इस सारे चीज़ में वो जुड़ते हैं, यानी कि एक में भी, दो में भी, तीन में भी, चार में भी। तो इसका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होने वाला है। 5 नंबर में अगर हम बात करें तो जीन पियाजे की थ्योरी में यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। क्या पहुंचा, ठीक है, प्री प्रपोर्शनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पूर्व संक्रियात्मक चरणों के में बच्चों को निम्नलिखित में से क्या कर पाता है। तो वो क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल कर पाता है। तो इस 5वां का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एक जगह लिखते जाइए और उसको याद करते जाइए। फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर है, ये भी जीन पियाजे पे ही है कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, ठीक है। इसमें इंग्लिश में भी वही बात लिखा हुआ है, लेकिन हम जो उसको बताते हैं वो समझ नहीं पाती है, ठीक है। और वो अपनी पकड़ के बाहर से जब उसको पता चलता है तो वो उस पर क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो ये 3 बात यहाँ पे कह रहा है वो प्रतीकात्मक खेल कर लेती है, ठीक है। वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाती है और वो अपने पकड़ के बाहर से सब्जेक्ट से जब उसके पास कोई घटना घट जाती है तो वो परेशान हो जाती है। तो कह रहा है जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस पे लागू होता है। तो इस पे जो चरण लागू होता है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, इसमें लागू होता है। तो ये भी उसी से रिलेटेड था और ये भी उसी से रिलेटेड था, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल कर पा रही थी, यहाँ पे इसका आंसर नहीं था प्रतीकात्मक खेल, पूर्व संक्रात्मक, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस था। फर्दर अगर हम 7वें नंबर की दोस्तों बात करें तो कह रहा है ठीक है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल है, इसमें से ये सब में से कौन सा चीज सम्मिलित है ना। तो देखिए नैतिक विकास चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। 7वां 8 इसमें कह रहा है नैतिक चिंतन का विकास निरंतर होते रहता है, यानी कि द कंटिन्यूटी ऑफ इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग। कह रहा है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है, तो ठीक है, कल्चरल वैल्यू पे ही निर्भर नहीं करता। उसमें क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि ये जो बताया था कि मोरल डेवलपमेंट होता है ना, वो सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल इन नेचर है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो सार्वभौमिक होता है, सब तरफ से होता है। तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर 8वां की हम लोग बात करें 8th नंबर की, तो 8th नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे ली, ठीक है, वाइगोत्स्की जो एक साइंटिस्ट, इसके बारे में जो थ्योरीज दी हैं तो उन पे क्वेश्चंस पूछा है कि द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल कब होता है, तो ये देखिए अध्यापन और मूल्यांकन में, केवल अध्यापन में, केवल मूल्यांकन में और प्रवाही बौद्धिकता के पहचान में। तो ये आपको रट के रखना। 8वां का आंसर जो होगा टीचिंग और असेसमेंट, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है, दोनों में इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो जो भी कोई आ रहा है, जैसे जीन पियाजे का आया, उसके बाद ये हमारा, ठीक है, लेब वास्तुकी का आया, तो ये सारा को आप एक जगह इस तरह के क्वेश्चंस को इकट्ठे करते चलिए और बाकी जो समझने वाला क्वेश्चन है उसको तो हम समझाते चल ही रहे। 9th नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि टीचर्स गेव अ हाफ डन एग्जाम्पल्स, यानी कि क्वेश्चन कोई कहता है कि मान लो कि एक हमको डिवाइड ही देना है, तो बच्चों को इस तरह से समझो डिवाइड देना है। मान लो कि 36 को ये 3 से डिवाइड देना, तो 3 1 जा 3 कट गया, यहाँ पे 6, आधा उसको बना के देता है और आधा उसको बनाने के लिए कहता है। तो इस तरह के करके जो दिया जाता है वो जो है वो लेब वायोस्की के द्वारा, मतलब उसको किस रणनीति में रखा गया है, ठीक है। तो देखो इसकी रणनीति का नाम है, ठीक है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग पार, यानी कि पहले से जो चीज़ कुछ बता के उसको रखते हैं और उसके बाद उसको और हम आगे करने के लिए उसमें क्या करते हैं,
उसको जागृत करते हैं, ठीक है। तो इसको पाढ़ हिंदी में बोलते हैं। यह हिंदी इसका मतलब मचान होता है, लेकिन साइंस के क्षेत्र में इसको यही होता है, यानी कि जो किसी चीज़ को आधा करके दो और उसको पूरा करने के लिए कहो, तो इसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो यह भी आपको याद करके रखना है। 9 के बाद अगर 10 नंबर की हम बात करें तो देखिए क्वेश्चंस इस तरह से हमारे साथ डिस्कस जब आप करते चलिएगा तो आपका फिर क्या होगा, एक ओवरऑल एग्जाम में जब आएगा तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। फर्दर आगे 10 नंबर में देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अलग अलग था, इसमें नॉट लगा दिया और इसमें पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। तो अगर आप इंग्लिश के हिसाब से आंसर दीजिएगा कि द क्लासरूम इन्वायरमेंट इज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है, विल नॉट है, प्रोग्रेसिव क्लास में क्या नहीं होना चाहिए। तो पहला नए निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, तो ये होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। भयमुक्त अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, तो ये भी सही कह रहा है कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना, तो कौन सा बच्चा कैसा है उसको ध्यान रखना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, तो ये गलत है। तो इंग्लिश के हिसाब से क्या होगा, ये 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। इंग्लिश के हिसाब से 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था क्या नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी आप निगेटिव सेंस का एग्जाम में क्वेश्चंस लगाइए तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्टनेस आपको चाहिए। निगेटिव सेंस में जब आप एग्जाम आंसर में करेंगे, एग्जाम में आंसर करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको अलर्टनेस चाहिए। और हिंदी वाले में क्या कह रहा है कि कौन सा चाहिए, तो पहला भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए। तो यानी कि हिंदी वाले के आंसर, हिंदी वाले के हिसाब से 1 2 3 आंसर था, और इंग्लिश वाले के हिसाब से इसका आंसर 4 था। फर्दर आगे अगर हम बात करें डिस्कशन, तो 11वें नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रेन इनटू फिक्स ग्रुप बेस्ड अपॉन द इंटेलिजेंस IQ, यानी कि IQ के हिसाब से उसको एक ग्रुप में नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है। बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि के आधार पर उसको एक ग्रुप में पृथक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चंस में जानना चाह रहा है आपको। तो कहता है यह अध्यापकों के लिए असुविधाजनक है, तो ऐसा नहीं है, असुविधाजनक काहे हो सकता है। या विद्यालय के लिए भी असुविधाजनक नहीं है, बच्चों को वो हानि करेगा, ना तो अध्यापक को हानि करेगा, ना विद्यालय को हानि करेगा, तो ये दोनों नहीं है। यह बच्चों को एक दूसरे का अंतर सामूहिक प्रतिवस्था नहीं करने देता, तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिवस्था तो वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ तेज बच्चा एक जगह आ गया और कमजोर बच्चा एक हो गया, तो ये आपस में प्रतिवस्था करेगा ये। लेकिन ये IQ जो है हमेशा फिक्स नहीं होता है, बच्चों अगर वो उसमें मेहनत करेगा तो उसके IQ में चेंजेस आ सकते हैं। और वही बात यहाँ 4 नंबर में लिखा है कि बुद्धि लब्धि संकल्प जो है IQ है नॉट स्टेबल, या स्टेबल नहीं है, उसमें क्या करना है, ऑल्सो लीड टू लीडिंग, ठीक है, लेवलिंग ऑफ चिल्ड्रेन, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो अस्थायी नहीं है, वो बदलते रहता है, तो फिर आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो 11 नंबर का आंसर जो था वो 4 नंबर था। अगर हम 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर हमारा जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी एक होवर्ड गार्डनर नाम के जो यहाँ पे थ्योरी दी हैं उनके बारे में कह रहा है कि वेराइटी ऑफ टीचिंग मोड्स स्टेजेस विच क्लासरूम, ठीक है, बिकॉज हॉवर्ड गार्डनर सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियाँ इस्तेमाल होना जरूरी है। क्योंकि तो देखिए कोई भी टीचर वो क्या डिफरेंट डायरेक्शन से आपको अगर बताता होगा तो वो बहुत पसंद होता होगा। ये आपको मतलब क्या करता है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस देता है, जनरल इंटेलिजेंस देता है, या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस देता है, या आपको स्टार बनाता है। तो देखिए स्टार बनाने वाला तो क्वेश्चंस ऐसे भी खत्म हो गया पहले। अब आप देखिए आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबौद्धिकता विकास आप में कराता है, या समान विकास से कराता है, या व्यवहारिक विकास कराता है। तो आप में ये करता है मल्टीपल डायरेक्शन, आप में मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि हर एक तरह का विकास आप में वो करवाता है। तो 12 का पहला आंसर सही हो जाएगा। तो जब हिंदी और इंग्लिश दोनों आप एक साथ पढ़िएगा तो आंसर अपने आप सट जाएगा। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि 1 से 1.5 से 2.5 साल की उम्र बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है, तो तार परिस्थित वाचन कहा जाता है, टेलीग्राफिक स्पीच, तो इसको आपको याद रखना है 13 का दूसरा। 14 में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि मेन जनरली थिंक, क्या कह रहा है, देयर हेड्स, यानी कि जो पुरुष है वो दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। तो इस कथन में क्या दर्शाता है, तो कुछ नहीं, जेंडर, ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो 14 भी आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है। 15
तो अगले एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस रिपीट्स होंगे। जितने सेट है जो हम यहाँ पे करवाएंगे वो ज़्यादा आप करके जाइएगा तो 50% क्वेश्चंस तो मैच करेगा ही करेगा, और बाकी 30% क्वेश्चंस जो हमारे साथ आप कंसेप्ट गेन कीजिएगा उस पर आप कर लीजिएगा, यानी कि 80% आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं पूरे डिस्कशन में। यहाँ पे इसका 90 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, 30 क्वेश्चंस का एक वीडियो होगा, फिर अगला 30 क्वेश्चन का एक वीडियो, 30 क्वेश्चन का, ये हर एक डेट में ABC करके वीडियो आएगा। फर्दर आगे हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रक्चर वुड यू नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में इसमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है। तो नहीं का मतलब निगेटिव सेंस में ऑप्शन बताना है, तो देखिए ओनली जो होता है वो हमेशा निगेटिव सेंस में आंसर देता है। तो जब कभी भी आपसे एग्जाम में पॉजिटिव सेंस में पूछे तो ओनली वाला अपने आप बाहर हो जाता है, और यहाँ निगेटिव सेंस में पूछ रहा है और एक में हमको ओनली दिख रहा है, तो इसको आंख बंद करके आप ये आंसर लगा के आइएगा तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ के भी इसको देखिए खुद से और एनालिसिस कीजिए कि यही आंसर क्यों हो रहा है, ये हम आप पे छोड़ते हैं। तो 15 का आंसर कौन सा है? तीसरा है। हम देखिए फिर से आपको बता रहे हैं कि जहाँ कहीं भी ओनली रहे तो वो कभी भी पॉजिटिव सेंस में आंसर नहीं देगा। ठीक है, कोई आंसर आपसे पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है और उसमें अगर ओनली लग गया तो पेडागोजी में वो आंसर पहले ही छट जाएगा, और अगर निगेटिव सेंस में अगर पूछ रहा है तो ओनली क्या, ओनली निगेटिव सेंस को ही दर्शाता है, ओनली क्या, निगेटिव सेंस को दर्शाता है। तो यहाँ पे ओनली वाला आंसर हो गया। 16 अगर हम बात करें कि बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ अ डिसएडवांटेज एंड ठीक है मार्जिनलाइज ग्रुप विथ अ स्कूल करिकुलम। देखिए क्या कह रहा है, वंचित और हाशिए स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करना अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई वंचित, ठीक है, और हाशिए पे जो लोग हैं उनकी भाषा को अगर हम स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं तो अध्यापक वो क्या बताना चाह रहा है। तो शिक्षा में समानता, शिक्षा में समानता यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ सभ्य, ठीक है, साम्यता लिखा हुआ है। इक्वलिटी और इक्विटी दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे आप समझिए 16 का जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा में सम्यता, यानी कि वो एक रूपता लाना चाह रहा है, इक्विटी इन एजुकेशन। ठीक है, हर एक को एजुकेशन समान स्तर पे होना चाहिए। तो जब उसके पाठ्यक्रम में उसकी भाषा को हम सम्मिलित करेंगे तो हाशिए पे जो लोग हैं वो भी उस चीज़ को समझ पाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, शिक्षा में जो एजुकेशन में है वो इक्विटी आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा, सम्यता आएगा। तो इसका 16 का जो आंसर था वो दूसरा नंबर आंसर था। 16 का आंसर क्या था, दूसरा नंबर था। 17 की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअस चैलेंजेस इन अंडर गोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि एक बच्चा में, क्लास में जो बच्चा वो गणितीय क्रियाएं समझने में क्या करता है, चुनौती सामना करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणितीय वैकल्य। ये आपको याद रखना है। 17 के बाद 18 में अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी, तो यहाँ पे भी निगेटिव सेंस में आंसर आपको देना है। इफेक्टिव स्ट्रेटजी, आपका इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है किस चीज़ में, तो एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति प्रभावित नहीं है। किसके लिए, हियरिंग इम्पार्ट, यानी कि वो सुन नहीं सकता, वो कान से क्या कर सकता है, सुन नहीं सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए नहीं है। तो वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन, ठीक है, तो जब वीडियो और चलचित्र का प्रदर्शन करेंगे तो उसके लिए तो बेनिफिट वाला रहेगा, तो ये तो सही है, हमको नहीं वाला आंसर लगाना है। पढ़ते हुए अभिव्यक्ति पर शारीरिक गतिविधियाँ, तो शारीरिक गतिविधियाँ और संकेत भी दीजिएगा तो वो सीख ही सकता है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रण, तो जब चित्र वगैरह उसको दिखाइएगा तो तब भी वो समझ जाएगा। संप्रेषण हेतु मुक्त मौखिक माध्यम पे ही आश्रित रहना, यानी कि सिर्फ बोलने पे, तो जब सिर्फ और सिर्फ आप बोलिएगा तो वो सुन सकता ही नहीं है, तो वो उसके लिए क्या है, इफेक्टिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ये वाला होगा। वही तो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्टिव नहीं है, तो चौथा नंबर नहीं है। सॉरी। इसके बाद अगर हम 19th में बात करें, ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसी कक्षीय प्रक्रिया में विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति, ठीक है, गठित पूर्वग्रह, यानी कि कोई भी वंचित समूह का लोग आता है उसके प्रति जो टीचर है वो पूर्वग्रहित है, उसके प्रति गुस्सा रखता है, तो वो किस चीज़ को उजागर कर रहा है। तो लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेषण शैली में प्रोत्साहित करना,
उद्यम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथाचित समायोजन और बच्चों को शिक्षा प्रणाली यंत्र पहलुओं हेतु प्रशिक्षण प्रतिरोध और चुनौतियों देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित तो उसके लिए किया नहीं जा रहा। तो 19 का तो ये भी गलत, ये भी उसके लिए नहीं किया जा रहा, ये भी उसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। क्या किया जाता है, वो टीचर जो है लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पे, ठीक है, पहले ही आसन व्यवस्था में वो क्या कर रहा, उस चीज़ पे वो उसको वो हटा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट डन इन द बेसिस ऑफ जेंडर का, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, अच्छा एक सॉरी इसमें कुछ और हम आपको समझा दिए। कह रहा है निम्नलिखित, यहाँ हम देखे नहीं सकते हैं, निम्नलिखित कक्षीय प्रक्रिया में विश्लेषण किसी अध्यापक द्वारा वंचित समूह के प्रति, ठीक है, पूर्व ग्रहों को उजागर कर सकता है। यानी कि वो बच्चों के साथ, मान लो कि कोई बच्चा उसके क्लास में आया तो उसके साथ वो क्या करे कि उससे लोगों को लगे कि वो बच्चों से क्या पूर्व ग्रहित है, यानी कि द्वेष की भावना रखता है। तो उनको लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पे निर्धारित व्यवस्था करना, ठीक है। तो यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है, अगर उसको हम लिंग, जाति, भेदभाव के आधार पे करेंगे तो उसको लगेगा अच्छा ये हमको हर एक से अलग बैठा रहा। मान लो कि 4 बच्चा को यहाँ बैठाओ और 2 बच्चा को इधर बैठा दो, तो 2 बच्चा को पीड़ा महसूस होगी। तो ये इसका क्वेश्चंस को ये था समझाने का, हम क्वेश्चन थोड़ा गलत समझ लिए थे, तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। लास्ट में हम सही समझा दिए। तो फर्दर आगे अगर हम बात करें 20 नंबर कि कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कौन सा अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो इनकरेज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी वाइज क्या आपको देना चाहिए, तो विशिष्ट उपलब्धियों पर को सम्मेलन कराना चाहिए, मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, परीक्षा देने के लिए, बेहतर कौशल विकास करने के लिए और अभिसारिक सोच सिखाने के लिए, लर्निंग ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो 20 का जो आंसर होगा उसमें क्या है, इनकरेज ओरिजिनल, उसको खुद का मौलिक खोज और सोचने बढ़ावा देना चाहिए। ऊपर ये खुद के उसके अंदर के थिंकिंग को हमको क्या करना चाहिए, बढ़ावा करना चाहिए। तो इनकरेज ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। तो ये क्वेश्चंस का जब ऑप्शन पढ़िएगा तो आप वहाँ से अच्छे से आंसर कर पाइएगा। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो 21 में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो 21 में देखिए क्या सब चल रहा है, सॉरी 21 में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों का संज्ञानात्मक सहभागिता किस प्रकार आप सुनिश्चित किया जा सकता है। तो बच्चों से बात करके, ठीक है, अध्यापकों के संवेग द्वारा, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एमंग द चिल्ड्रेन और एक्सटर्नली इम्पोज्ड डिसिप्लिन। तो बाह्य वाला तो हमेशा गलत ही हो जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जिसमें सही है वही होगा, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। फर्दर आगे अगर हम लोग 22 की बात करें तो 22 में देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा है। 22 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है उसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो 22 कह रहा है कि द फेल्यूर ऑफ चिल्ड्रेन इज ऑफ्टन फेल्यूर ऑफ अ स्कूल, ठीक है। कह रहा है चिल्ड्रेन का फेल्यूर स्कूल का फेल्यूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ये ऐसा कह रहा है कि जो बच्चा फेल हो गया तो बच्चा का तो गलती होगा ही होगा, साथ साथ स्कूल का भी कुछ गलती है। ये दोनों को कंपाइल करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही बता रहा है नीचे तक, ठीक है। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात को समर्थन करता है, यानी कि एक विद्यार्थी और एक बच्चा दोनों फेल हो गया तो ये इसकी भी गलती थी, इसकी भी गलती थी, ये कौन ऐसा बता रहा है। तो स्कूल का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थ में विभेदनकारी करने हेतु तो नहीं, ये तो कुछ बता वैसा नहीं रहा। बच्चा इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सिखाने की विधि गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते हैं। तो ये आंसर कुछ सही लग रहा है। बच्चे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय के ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। तो विद्यालय के, ये तो गलत हो गया, विद्यालय के ज़रूरत का हम अनुपालन नहीं करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। चिल्ड्रेन फेल्स बिकॉज लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ लेस IQ। बच्चों की योग्यता कमी या निम्न लब्धि की वजह से सफल हो जाते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें स्कूल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा रहा है। तो ये आंसर इसलिए कह रहा है कि बच्चा इसलिए सफल होता है क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विधि को संज्ञान नहीं ले पाता है। यानी कि हम किस तरह से सीख सकते थे वो स्कूल क्या कर पाया, संज्ञान नहीं ले पाया। वो स्कूल वाले समझ नहीं पाया कि हमको इस तरह से सिखाया जाए। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 22 का दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। एक दूसरे को दूसरा में बॉइंड कर रहा है। इसके बाद हम 23rd की अगर हम बात करें तो कह रहा है, ये डायरेक्टली वो क्वेश्चन जो है वो पेपर का ही है। तो द रिवेलेंट मीनिंगफुल कंसेप्ट नीड टू बी, किसी
ठीक है, प्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण निम्न होने की आवश्यक है। तो उपयुक्त परिभाषा को पढ़ाया जाए, बच्चों को जीवन संबंधी सामाजिक परिवेश के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए। तो ये तो सही ही है कि किसी भी चीज़ को लिंक्ड किया जाए उसके लाइफ से, ठीक है, तो सोशल लाइफ से लिंक करेंगे तो वो उस पर ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो इसका आंसर 23 का दूसरा हो जाएगा। 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। 24 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, द फियर ऑफ फेलुअर नीड टू बी डिस्करेज्ड इन अ चिल्ड्रन विद इन क्लासरूम बिकॉज, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है? तो देखिए, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को भय को संभाल नहीं सकता, तो ये गलत है, इसलिए थोड़ी ना दूर करते हैं हम लोग। इसके बाद कह रहा है विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। तो ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी तो स्कूल की भी है ही। असफल और त्रुटियां बच्चों के अधिगम को स्वभाव का हिस्सा है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, फेलुअर एंड एरर्स आर द नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस। ये उसको हमको बताना पड़ेगा कि फेलुअर और एरर, असफलता और त्रुटियां, ये नेचुरल चीज़ें, ये होते रहता है। तो ये आंसर सही है। चौथा भी देख लेते हैं, भय और असहास करने वाले बच्चों विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो ऐसा नहीं है भय जो करते हैं वो विफल तो नहीं होते हैं, भय तो हर एक को होता है, लेकिन वो उसको पार कैसे पाते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो 24 का आंसर नंबर तीसरा हो जाएगा। 25 की अगर हम लोग बात करें तो 25 नंबर में क्या कह रहा है, हाँ, तो कह रहा है अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेषित करने का उत्तम तरीका नहीं है। कैसे? तो देखिए, मान लो किसी बच्चे को पुरस्कार मिला, तो ये तो थोड़ा अंदर अंदर र्यूड हो जाता है। 2-4 पुरस्कार इसको मिल गया अगर लगातार, तो ये बच्चा अपने आप थोड़ा चेंजेस, बिहेवियर उसमें आ जाता है, थोड़ा तो चेंजेस आता ही आता है, उसके अंदर ही चेंजेस आता है, इंटरनल चेंजेस आता है। मान लो हम ही को 4 पुरस्कार मिल जाए लगातार, तो हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो ये इसका पार्ट है। तो कह रहा है आंतरिक अभिप्रेषण क्षीण होती है, आंतरिक अभिप्रेषण बढ़ जाती है, बाह्य अभिप्रेषण क्षीण होती है, और बाह्य और आंतरिक दोनों क्षीण होती है। तो देखिए, इसका जो आंसर है जो हम अभी बताएं उसी के सेंस पे होगा। आंतरिक अभिप्रेषण क्या होता है? क्षीण होता है, ठीक है। हम हमारे खुद के अंदर का, और से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारे खुद का अंदर का इंप्रेशन क्या होता है? क्षीण होता है। इसको थोड़ा आप याद भी रखना पड़ेगा। जो आंसर्स बता रहे हैं वो सीबीएसई की वेरीफाइड आंसर है। कह रहा है निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? गुड प्रॉब्लम सोल्वर ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला, क्रिएटिविटी उसको होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो क्रिएटिव तो उसको होना ही चाहिए। तो क्रिएटिव जहाँ जहाँ भी सही है वो सब सही है, क्रिएटिव उसको होना पड़ेगा। फर्दर आगे कह रहा है लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, ठीक है, प्रत्याघात्मक अनियमता की कमी होनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब बचा पहला और चौथा। तो फंक्शनल फिक्स्ड, ठीक है, तो ये फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। क्रेसेटिव जरप्ट, तो उसको नहीं होना चाहिए। तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसको क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट उसके पास होना चाहिए, और डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके पास होना चाहिए। तो 26 का जो आंसर होगा दोस्तों वो 1 नंबर होगा। आगे हम लोग अगर बात करें 27 पे, 27 में देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षक के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्गों को, सफलता व असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने अभिप्रेषण को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में आप कौन सा कथन सही है? ठीक है, टीचर्स बिलीव अबाउट सक्सेस फेल्यूर ऑफ अ स्टूडेंट इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ अ स्टूडेंट स्पेशली फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है, जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए बात कर रहा है। तो शिक्षक की उपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो शिक्षक की उपेक्षाएं, यानी कि कोई शिक्षक अगर चाहेगा, उसका उपेक्षा है कि वो हम उसको सिखाएंगे, ठीक है, द एक्सपेक्टेंसी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है, चिल्ड्रेंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली। तो टीचर का जो इन्फ्लुएंस है वो बच्चों को बेहद ही प्रभावित करता है। तो इसका आंसर पहला ही सही है, ठीक है। अब देखिए, शिक्षक कक्षा में बच्चों को स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए, तो ये तो ऐसे भी गलत है। कोई चीज़ डायरेक्टली हम उस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को प्रतिव्यवस्था करने, एक दूसरे से बेहतर प्रतिव्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो चलो ये ठीक थोड़ा कह रहा है।
शिक्षकों को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचाने के लिए रणनीतिक प्रशिक्षण कुछ होता नहीं है। तो ये दोनों में ज़्यादा सही ये है, तो इसका आंसर ये होगा, ये गलत हो जाएगा। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं 28 के बारे में, तो कह रहा है 28, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सिखाने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है, एक टीचर है वो पॉजिटिव लर्निंग किस तरह से वो करा सकती है। तो एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग, बच्चों में अनुशासन रखकर, बच्चों को संवेग को सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। तो देखिए ये सही है। ठीक है, बच्चों को क्या करना, लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें उसको हिस्सा बनाइए। अब ये आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि उसको उस प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल देके, क्लास को हंसा के, रुला के, बुला के आप कैसे उसको उसमें इन्वॉल्व करवा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों। फर्दर अगर हम आगे बात करें आज की हमारी सेकेंड लास्ट इस 16 दिसंबर वाली पेपर का, तो उसका जो क्वेश्चंस है पेडागोजी का, उसके बाद सेट इसी लेक्चर 1 का बी भी मिलेगा और लेक्चर 1 का सी भी मिलेगा। लेक्चर 1 के ए में 1 से 30 तक पेडागोजी रहेंगे, इसके बाद बी में मैथमेटिक्स रहेंगे और सी में फिर जो एवीएस के वगैरह के क्वेश्चंस 30 रहते हैं, एसएसटी वगैरह के वो रहेंगे। तो वो सारा मिला के एक 90 क्वेश्चंस का एक सेट हमारा कंप्लीट होगा। एग्ज़ाम से आते आते ये सारा हम रिविजन्स करवा देंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं 29 नंबर की, तो कह रहा है एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। ये क्वेश्चंस कह रहा है। तो हाँ, ऐसा इसलिए कि इससे विद्यार्थियों को शिक्षा के आदर करने का मूल्यांकन सीख मिलता। तो नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप बता रहा है। हाँ, केवल ऐसे शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो नहीं, ये भी गलत है। नहीं, चलो आगे देखते हैं। विद्यार्थी ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछते में हिचकते हैं जिससे उसे सांप्रदायिक स्पष्टता की कमी रह जाती है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों का अधिगम प्रक्रिया में अप्रसंगित है। तो ये भी गलत है। इसका आंसर कौन सा होगा, ये तीसरा नंबर 29 का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। इसलिए नो स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सच टीचर विच रिजल्ट्स टू ए लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लियरिटी। उसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आ सकता। जब तक क्वेश्चन पूछेगा नहीं तब तक वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी उसमें नहीं आएगा। ये डिजिटल एज से कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है। और ये पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके पार्ट बी में लेक्चर 1 के जो बी में मिलेंगे, लेक्चर 1 के जो बी में मिलेंगे वो मैथमेटिक्स मिलेंगे, और लेक्चर 1 के सी में जो मिलेंगे वो सोशल स्टडी ईवीएस मिलेंगे आपको। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को गलत उत्तर को सही करने चाहिए? हाँ, सही करना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, आपको पता ही है। तो हाँ, बच्चों को त्रुटियों को तुरंत संशोधित कर देना चाहिए। तो नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। हाँ, सॉरी, ये क्या है, सही है। बच्चों को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, तुम कर सकते हो, सही कर सकते हो, सही कर सकते हो, ऐसा करके। गलत उत्तर हमेशा संज्ञात्मक अस्पष्टता की कमी को दर्शाता है, ये ऐसा कुछ है नहीं। बच्चों स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उस उत्तर को तुरंत सुधार करना चाहिए। नहीं, उसके अंदर सोचने की क्षमता को हमको डेवलप करना चाहिए। तो 30 का जो आंसर होगा तो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों। अब नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा इसमें क्या है, और जितना मैं यहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक करवाऊंगा वो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। ये इतना आप करके जाइए एग्जाम्स में तो 50% क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर बन जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ। तो पेपर 1 में ये हमारा इस तरह से डिस्कशन चल रहा है। ये पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।